जैसा तुम समझो, जो समझ में आए वो लिख लेना। चलिए हेडिंग डालिए गुणित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लिखवाए नहीं थे? स्थिर अनुपात का नियम हो गया था ना? हाँ, अलग कर दो। उसका एग्जाम्पल नहीं लिखे थे? चलिए, अरे बस करो। तुम लिखे नहीं होगे। आवाज नहीं, H2O का बना लो ना भारा अनुपात। 1:8 बनाए थे, बाकी लोग बनाए, तुम ही नहीं बनाए हो। हाँ, ये बात सही। करवा लियो बेइज्जती। हो गया संतोष। चलिए इधर देखो, लिखो है आवाज में गुणित अनुपात का नियम। आवाज नहीं लिखिए, हेडिंग डालिए गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, भार से संयोग करते हैं परस्पर लघु मतलब छोटा, लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए, ये डाल्टन का जो है, डाल्टन का नियम था गुणित अनुपात का नियम, है ना? इसमें इन्होंने परिभाषा से नहीं समझे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए। जब दो तत्व, कितने की बात हुई है? दो। पहले तो लघु पूर्णांक समझ लीजिए। लघु पूर्णांक मतलब जो आपके छोटे अंक हैं। छोटे अंक बोले तो 1, 2, 3, 4 इकाई के अंक तक, 10 के पहले तक का मान लीजिए, आपको वो लघु पूर्णांक है ना? कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जैसे दो तत्व C और O रखे हैं, संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं। तो दो या अधिक यौगिक बनाते हैं ना, क्यों जी? कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दो या अधिक यौगिक, जैसे हम सल्फर का ले लें, तो ये ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों बनाता है ना? नाइट्रोजन का ले लें,
ये नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक ना। N2O2 नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है। ये किसका किसका हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पहले कथन में ही आइए जो आपने लिखा है डेरिवेशन, कि जब दो तत्व क्रिया करके दो या दो से अधिक, वही दो तत्व आपस में क्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक बनाते हैं। ये तो लिखे पहली लाइन, उसके एग्जाम्पल ये देख रहे हैं। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, जैसे इसमें हम बात करें तो कार्बन का भार कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन कैसे 32। यहां बात करें सल्फर का, ऑक्सीजन का, यहाँ पे इसका 48, समझे। इसमें नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, 14। इसमें ऐसे लिख सकते हैं आपका नाइट्रोजन का परमाणु भार और ऑक्सीजन का, ठीक है। ये नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन का ऐसे अलग अलग लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। इसमें नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, 2 है। इसके बाद इसका कितना 28, 28, 28, समझे। कह रहा है जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जुड़ रहा है ना, एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से, दूसरे तत्व का भार नहीं बदल रहा है ना, निश्चित भार है। यहां भी कितना है, निश्चित भार है। यहां भी क्या है, सल्फर का 32 निश्चित है। परिभाषा जो लिखे उसी परिभाषा के अनुसार समझ रहे हैं। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, इसमें ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार ना, ऑक्सीजन के भिन्न भार और इसमें भी ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार, दूसरे तत्व के निश्चित भार से जो संयोग करते हैं परस्पर सरल या लघु पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। तो कौन परस्पर लघु पूर्णांक के अनुपात में होगा, ये जो भिन्न भिन्न भार हैं। ये अगर हम इनका अनुपात निकालें तो यहाँ पे 16:32:38:64:80 और इनका अनुपात हो जाएगा 1:2:3:4:5, जो कि लघु पूर्णांक है, समझे ना। ये परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जो भिन्न भिन्न भार वाले यौगिक हैं या जो भिन्न भिन्न भार हैं वो परस्पर किसमें होते हैं, लघु पूर्णांक के अनुपात में। बात समझे ना। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो 16:32 कितना आएगा, 1:2, लघु पूर्णांक का अनुपात है। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे 16, 32, 48, 1:2:3, जो कि क्या है, लघु पूर्णांक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, ठीक ना, भारों का अनुपात हो जाएगा आपका 16, 32, 48, 64, 80, जो कि लघु पूर्णांक है, ऐसे बोल सकते हो, लघु पूर्णांकों के अनुपात में है, ठीक है। गुणित अनुपात नियम समझ में आया। जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं आपस में सरल पूर्णांक में या लघु पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए तो ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए, ये बड़ा भी है और समझ में भी आ रहा है। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलो वैज्ञानिक का नाम भी लिखवा देंगे, मिल गया सामने, ठीक है। भूल जाएंगे तो आप लोग घर पे देख लीजिएगा। जेबी रिक्टर,
ने 1972 में यह नियम दिया था। हेडिंग क्या डाली हो? व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोले थे। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं हम। क्या बोले? चलिए इसमें पढ़ रहे थे यार। चलिए ठीक। नहीं 1792 क्या लिखे? क्या लिखे? 1792 में यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भार क्या लिखें? जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भार किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, तो वह दोनों तत्व परस्पर उसी भारा अनुपात में या उस भारा अनुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न, मतलब अलग वाला अनुपात मतलब कहते हैं सरल गुणक या सरल भिन्न में संयोग करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भार किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, जैसे हम रख लें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब हम सल्फर और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आपका H2S, ठीक ना। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? H2O। क्लियर? यहां सल्फर का भार कितना है? 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16। जब दो तत्व सल्फर और ऑक्सीजन ले लीजिए, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का सल्फर का 32 कितने से? 200। सल्फर का 16 कितने से? तो जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भार किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो वह परस्पर या तो उन्हीं भार अनुपात में जिसमें वो है या उसके सरल गुणक के रूप में संयोग करते हैं, और ये सल्फर क्या हो जाएगा? SO2। सरल अनुपात में मतलब सल्फर का या तो उसी के अनुपात में, जैसे सल्फर हो गया 32, समझे ना, या उनके सरल गुणक के रूप में 16 है तो 16 गुना 32, समझे ना। तो ये 32 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 16 गुना 32। बात समझे नहीं? या तो वह उसी अनुपात में या उस अनुपात के सरल गुणक के अनुपात में क्या करते हैं? संयोग करेंगे। 32 हो गया, या तो उसी अनुपात में आएंगे या तो फिर किसी उसके अनुपात के सरल गुणक में। आप इसको ये भी बना सकते थे, 1 अनुपात कितना हो गया? 16, और ये कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 8। और यहाँ पे आप देख लीजिए 32 अनुपात 32 बराबर कितना हो गया? 1 अनुपात। या तो उसी अनुपात में और या तो उनके अनुपात के सरल गुणक में वो क्या करेंगे? आपस में संयोग करेंगे।
मतलब वो अनुपातिक नंबर इनमें मिलेगा, या उनका कोई गुणक होगा। गुणक का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 4 होता, 2 है ना, तो 2 का 4 हो सकता था, 8 हो सकता था, 6 हो सकता था, मतलब उससे कटने वाली संख्या मिलेगी वहां पे। ये आपस में क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, समझे ना। सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, तो बोल रहा है या तो कोई उसी अनुपात में क्रिया करेंगे या तो उसके सरल गुणक में। तो सल्फर का 32 भाग 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 भाग इससे नहीं क्रिया करता है, इसका 16 गुना कितने से क्रिया करता है, 32 से, उसके दुगने से। तो उसी के किसी नंबर के गुणक से, मतलब उसी में किसी नंबर से गुणा करा के आप करा लीजिए, बात समझे ना। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे लिखिएगा किससे, H2S, H2O और SO2। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, तब समझ पाएंगे। आपका CO2 है, CH2 है, SO2। चार्ज से मतलब नहीं है, भार से मतलब, हाँ माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। ये SO2, अच्छा ये SO2 कैसे बना, इसका मुख्य यौगिक SO ही बनता है, सल्फर मोनोऑक्साइड, लेकिन ये SO2 भी बनाता है और SO3 अभी तो लिखे थे, है ना। तो कुछ इनका जो है बॉन्ड से आप समझ पाएंगे आगे क्लास में, ठीक है, कि SO2 कैसे बनता है। वैसे सामान्य यौगिक आपने SO बनाया होगा जैसे हम सिखाए थे, +2 -2 ऐसे इस तरीके से कैंसिल करके, हालांकि दोनों माइनस से दोनों का ही बनता है। यहाँ पे ये 7 संयोजक बंध से बनते हैं, समझे ना। तो जब वो आप रासायनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। जैसे देखिए कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। कार्बन और सल्फर और ऑक्सीजन के लिए सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, ठीक है। जब हम इसमें CO2 है, CH2, ठीक, कार्बन सल्फर से क्रिया करके CH2 बनाता है, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन का कितना होता है, ये 32 गुना कार्बन का, और ये कितना होगा, ठीक है, हाँ समझे, 32 हो गया, 16 गुना 32। जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भाग दिख रहा है, किसी तीसरे तत्व के समान भाग से संयोग करते हैं, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन कार्बन के समान भाग से संयोग कर रहे हैं ना, तो वह परस्पर या तो उन्हीं के अनुपात में और या तो फिर उनके क्या कहेंगे, सरल गुणक होंगे, समझे ना। तो यहाँ पे सल्फर का फिर से SO2 32 है ना, उसी अनुपात में या उसका सरल गुणक होगा, तो 64 का आप आधा करेंगे, यहाँ पे कितना बन रहा है, 32, और ये आपका ऑक्सीजन का जो भी 32 वही हो गया। ये हमने 32 लिया और जो सल्फर का था उसका क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। यहाँ पे क्या था, सल्फर का 32 लिया और जो आपका ऑक्सीजन था उसका कितना कर दिया, दुगना। समझ रहे हैं ना, मतलब एक को बढ़ा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। करा या तो उन्हीं के अनुपात, मतलब 64 का 64 जुड़ेगा, या तो उसका कोई सरल गुणक होगा, समझ रहे हैं ना, या तो ये पूरा 32 का 32 जुड़ेगा, या उसका क्या होगा, सरल गुणक, है ना। ये नियम है भाई उनका, उन्होंने अपना नियम बनाया कि ये ऐसे जुड़ते हैं, बाकी बाद में ये सब नियम अपना फ्लॉप है, ऐसे सभी तत्वों को, सभी यौगिकों को नहीं जोड़ पाएंगे, सभी जगहों पे इसका नियम लागू नहीं होता है। तो 2-3 तत्व में देखो, शुरुआती प्रक्रिया जब चल रही थी कि तत्व आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक, तो यौगिकों का सूत्र कैसे बनाया जाए, है ना। जैसे 2 तत्व आपस में क्रिया करके कोई यौगिक बना रहे हैं, तो कौन कौन से यौगिक बना सकते हैं और उनका सूत्र कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए ये सारे जो है नियम बनाए गए, है ना। जैसे पहला नियम आपने क्या पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम, उसमें भी देखा किसी यौगिक में जो तत्व है वो एक निश्चित भार के अनुसार जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो भी सूत्र लिखने के लिए ही बनाया गया था। जैसे H2O में H का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, समझ रहे हैं ना, वो उसी के लिए बनाया गया था। फिर इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा गुणित अनुपात का नियम, उसमें भी देखा N2 के साथ O का रिएक्शन कैसे होता जा रहा है, N2O, N2O2, N2O3 ऐसे करके बनाया, तो कहा वो आपस में परस्पर में क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। अब ये कहा गया, ये तीसरा नियम सूत्र लिखने का तीसरा नियम बनाया गया कि जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भाग, है ना, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करते हैं तो वो आपस में, और जबकि गुणित अनुपात का नियम उन्हीं में बताया जा रहा था, N2O2, N2O3, तो उन्हीं का आपस में बनाया जा रहा था, ऑक्सीजन का ही बताया जा रहा था, कोई तीसरा तत्व नहीं था।
यहाँ पे किसी तीसरा तत्व का अगर मान लीजिए जोड़ा जाए तब के लिए सूत्र बनाया गया। ये दो ही के लिए बनाया गया था, गुणित अनुपात दो ही के लिए बनाया गया। यहाँ पे कोई तीसरे तत्व के साथ यौगिक बनाना हो उन दोनों का तो ये नियम बनाएगा, समझे ना। जब कोई दो तत्व के भिन्न भिन्न भार किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते होंगे तो वह परस्पर या तो उन्हीं के अनुपात में होंगे या तो फिर उनके सरल गुणक, गुणक का मतलब क्या होगा, उनसे कटने वाली संख्या, समझे ना, उसके अनुपात में होंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? जो अनुपात यहाँ मिलेगा इनका वो आपस में, जैसे सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 लिया तो यहाँ पे 16 दूना 16 से कटने वाली संख्या 32 कम 32 हो गया, समझे ना। ऐसा यहाँ पे भी मिलेगा, ये आपका 64 है, ये 32 हो गया। तो अगर हम 32 को 64 से भाग करेंगे 1/2 आएगा ना, या हम ये कहें 32 से 64 को भाग करेंगे तो 32 दूना कितना हो गया 64। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना था 16 दूना 32 कम, यहाँ भी तो 32 आया। बात समझ में आ रहा है? उन्हीं के गुणक मिलेंगे, या तो उसी अनुपात में या तो उनके गुणक, ठीक है। या तो सेम टू सेम वही भार लगेगा या उनका क्या होगा गुणक, ठीक है। तो ये सब जगह थोड़ी ना लागू होता है, कुछ उस समय जो ज्ञात यौगिक थे उसमें ये नियम लागू हुआ और नियम दे दिया गया, समझे ना। तो आप ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, मतलब जो पहले की अवधारणाएं थी, आधुनिक अवधारणा में नहीं है, हम लोग पुरानी अवधारणाओं में है जिनका कोई यूज नहीं है। बात समझ रहे हैं? बस इनको एक नियम के तरीके हमको पढ़ना है कि हाँ ये दिया गया, सब जगह थोड़ी ना ये काम करेगा। क्लियर हो गया? बोलो। अब जैसे आप ये आप रख सकते हो NaCl HCl, Na ले लिया, Cl ले लिया और H ले लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें H की, ठीक ना, Na ले लिया, Cl ले लिया, Na का कितना है NaH, Cl लीजिए, Cl लीजिए, ठीक ना। H ये बनाता है आपका क्या NaCl, और ये क्या बनाएगा आपका इसका 23:35.1 35.5। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो NaH, यहाँ पे कितना है H का कितना है, या तो उसी अनुपात में आएंगे या तो फिर सरल गुणक में होंगे। मतलब ये तो उसी में आएंगे। अरे भाई ये H2 भी हो सकता है, H3 ऐसे करके एक का सरल गुणक 1 गुना 2 1 3 ऐसे बन के जाता है, या तो 2 3 4 5 में। मतलब इनका कहने का ये है कि 0.5 नहीं आएगा, 0.3 नहीं आएगा, 0.2 नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये उसी के सरल क्या होंगे, सरल गुणक होंगे या उसी के अनुपात में सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। बस इतना समझे रहिए, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अभी आपका ऐसे बना सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, बहुत आसान सा नियम है, कोई खास वो नहीं है। जैसे और ये किसके लिए आपने बना रहे हैं CH2 CO2 और SO2, समझे ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब किसी भी यौगिक में ऐसे ही बना सकते हो आप, ठीक है। कोई 3 तत्व ले लीजिए और उनका अगर निश्चित भार से संयोग होना चाहिए। आप NaCl और MgCl2 नहीं ले सकते ना, बोलो, क्योंकि Na का 23 भाग इसके 35.5 है और इसमें इसका दुगना हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? समान भाग होना चाहिए। जब दो तत्व के भिन्न भिन्न भार, जैसे इसका 32 दूना 64 और इसका 32, दोनों ही कार्बन के कितने भाग से जुड़ रहा है, कितने भाग से, 12 से ना। वैसे तो हम ये भी लिए थे, आपका NaCl ले लिए थे, HCl ले लिए थे। यहाँ Na का 23 भाग और हाइड्रोजन का 1 भाग, दोनों ही कितने से जुड़ रहा है, 35.5। दो तत्व के भिन्न भिन्न से जुड़ रहा है, तो वह आपस में या तो उन्हीं के अनुपात में जुड़ेंगे या तो उसके सरल गुणक में होंगे, समझे ना। थोड़ा हार्ड था लेकिन समझ में आया? कोई समस्या यहाँ पे? बस ये याद रखना कि वो आपस में जो भी जुड़ रहे होंगे मतलब निश्चित भाग से जुड़े होने चाहिए, है ना। सब जगह ये नियम नहीं लगा सकते आप, NaCl MgCl2 में नहीं लगा सकते हैं। कहाँ लगेगा यहाँ पे? अरे भाई Mg यहाँ का जो है, Mg का 24 भाग कितने से जुड़ रहा है, 71 से जुड़ रहा है। यहाँ पे Na का 23 भाग कितने से जुड़ रहा है, 35.5 से। तो यहाँ पे तो कोई भी समान नहीं है ना, समझ में आ गया ना। हाँ, व्युत्क्रम अनुपात का नियम आप यही समझते रहिएगा, जहां भी बन सकता होगा, ठीक है। NaCl का HCl का भी बना लोगे, हाँ, NaCl HCl और फिर क्या आएगा आपका NaH, ठीक है। और क्या ऐसे कोई और बताओ एग्जाम्पल में?
जो जानते हो? हाँ AlH3 रख सकते हो, NH3 रख सकते हो, और ये तब बनाता है AlN। सीधा सीधा उसी में Al का जो भी 27 भाग हाइड्रोजन के 3 भाग से, इसका 14 भाग 3 से, तो ये परस्पर उसी अनुपात में 27 और 14 जुड़ जाते हैं, उसी अनुपात में या उसके दुगने तुगने में जो भी होगा जुड़ेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, ये 3 तत्वों के लिए है। 2 की बात होती अगर ये कहा जा रहा है CO बनाता है, CO2 बनाता है, CO3 बनाता है, ये किसके नियम को बनाएगा? गुणित अनुपात के नियम। और ये किसके नियम को बता रहे हैं हम? तो ये पूछेगा तत्व दे करके, यौगिक दे करके, किसमें कौन सा नियम लागू है, तो आप समझ जाइएगा। अगर एक ही तत्व के कई यौगिक बनते जा रहे हैं, मतलब 2 ही तत्व के कई यौगिक बन जा रहे हैं, तो वहां गुणित अनुपात करिए। 2 से अलग है, 2 से अधिक मतलब 3 तत्वों की बात होगी और यौगिक बन रहे हैं, तो वहां पे आप लगाइएगा कौन सा नियम? कर्मानुपात करिए, लेकिन चेक कर लीजिएगा कि उसी में है कि नहीं है ना। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि भिन्न भिन्न भार का वो बता रहा हो, बात समझे नहीं? हाँ, अभी ये जैसे आपको मिलेगा P2O3 P2O5, ठीक है, ये किस अनुपात में आएंगे? P2O3 PO5 मतलब किस नियम में आएंगे? गुणित अनुपात में, है ना। 2 ही तत्व का बन रहा है, एक का निश्चित भार, दूसरे के भिन्न भिन्न भार के संयोग कर रहे हैं, है ना। और जब वो 3 में आ जाए तो आपका अलग हो जाएगा। जैसे PH3 बोल दिया, PCl3 बोल दिया, PH3 PCl3, है ना। तो ये किस में आएंगे? अगला क्या बनाएगा आपका? H और Cl का, वो उसी अनुपात में आएंगे या उसके गुणक हो जाएंगे। बात समझ में आया नहीं? अरे H का 3 भाग P से 1 से जुड़ रहा है और क्लोरीन का 3 भाग इसके P से 1 से जुड़ रहा है, तो ये 1-1 अनुपात का आएगा, तो परस्पर जो है व्युत्क्रमानुपात का बनेगा। समझ रहे हैं ना? पहचान ले जाएंगे व्युत्क्रमानुपात और ये गुणित अनुपात कहाँ पे है। बुकों में बड़ा गंदा दिया हुआ है, कुछ कम समझ में आता है, लिख लीजिएगा। चलिए, रासायनिक तुल्यता का नियम हेडिंग डालिए। रासायनिक तुल्यता का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों, समझ लीजिए 1 ही मिनट का काम रहेगा। पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात अभिकारी द्रव्यमानों का उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के, रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार निकालना बताए हैं। ठीक है, क्या लिखे? रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। अभिकारी द्रव्यमान मतलब जो अभिक्रिया कर रहा होगा, ठीक है, उत्पाद की बात नहीं हो रही है, समझे? अभिकारक की। जैसे मान लीजिए 2 पदार्थ A + B क्रिया करके मान लीजिए AB बनाते हैं, तो अभिकारी पदार्थ आपके कौन से होंगे? A और B। इनका अभिकारी द्रव्यमान मतलब कितना द्रव्यमान लेकर के क्रिया कराई जा रही है, ठीक है। अभिकारी द्रव्यमान किसे कहेंगे? वह द्रव्यमान जिससे वह क्रिया करते होंगे, है ना। पदार्थ का वह द्रव्यमान जितने में वो क्रिया करते होंगे वही उसका क्या हो जाएगा? अभिकारी द्रव्यमान। तो इसके नियम के अनुसार A का अभिकारी द्रव्यमान, क्यों जी? अभिकारी पदार्थों के
अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात, यानी A का अभिकारी द्रव्यमान बटे B का अभिकारी द्रव्यमान, ठीक ना, ये होगा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर। डेफिनेशन क्या लिखे हो बोलो? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमान, तो पदार्थ अभिकारी पदार्थ यही होंगे ना, तो इसके अभिकारी द्रव्यमान मतलब A का अभिकारी द्रव्यमान और B का अभिकारी द्रव्यमान का अनुपात उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। यानी A का तुल्यांकी भार बटे B का तुल्यांकी भार। समझ रहे हैं ना? बोलो। अब इसके एग्जाम्पल पे हम बताएं, जैसे आप मान लीजिए HCl रख रहे हैं प्लस NaOH, आसान सा रिएक्शन देखे होंगे ना आप लोग, NaCl प्लस H2। अब अभिकारी द्रव्यमान ये तो पता नहीं है कितना वजन है, तो जब हमें रिएक्शन में प्रूव करके कुछ दिखाना हो, वहां हमें ये ना पता हो कि कितना वजन लेकर के क्रिया कराए हैं, तो उनके अभिकारी द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान मान करके दिखा सकते हैं। जैसे हमने द्रव्यमान संरक्षण में आप लोगों को बताया है ना, मोलर द्रव्यमान को हम उसके तुल्य मान करके उसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पे HCl का अभिकारी द्रव्यमान क्या होगा? HCl का अभिकारी द्रव्यमान थोड़ा बड़ा सा दिखा दे तो ज्यादा अच्छा होता है। देखो रख लीजिए आप H2SO4 प्लस NaCl, है ना, गिव्स आउट आपका हो जाता है Na2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, यहाँ पे ले लिए हम, समीकरण बैलेंस हो जाएगा, क्यों नहीं? अब इसका अगर हम निकालें H2SO4 का अणुभार कितना होगा? अणुभार कितना होगा? 98, 32, 64, 94, सॉरी 96 और 96 दो 9। और इसका कितना होगा अणुभार? बोलो। एक सौ 116 ना, एक होगा, बोलो। 116 23 और 35.5, तो ये कितना आ जाएगा? 5 3 8 2 3 5 2 5 10 2 8 16 2 5 10 11 117 आएगा। 2 5 10 2 8 16 117 ना, 117 आएगा। नहीं, इसको कल बताते हैं, ठीक है। ये इतना फार्मूला लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल को कल समझाते हैं। बराबर नहीं हो रहा था। हाँ, सिंगल तत्व में रख के देख लीजिएगा, जहाँ पे दोनों तत्वों का तुल्य क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार या हम ये कहें प्लस और माइनस समान हो, तो उसी में नियम फॉलो करवा पाओगे, अदरवाइज नहीं तो वो प्रयोग में ही कर पाओगे।